नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपको सुनाऊंगा उस लड़के की कहानी जिसे याद कर मेरी रूह कांप उठती है। ये कहानी है इंसानी जज्बात की, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की। अगर आपने धारीदार पजामे वाले उस बच्चे की फिल्म देखी होगी तो मेरा दावा है कि उसे याद करके आज भी आपकी भी रूह कांप उठती होगी। और अगर नहीं देखी हो तो मैं संक्षेप में कहानी सुनाऊंगा और सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि लाशों की कहानी जब हम टीवी पर दिखा रहे होते हैं या सुना रहे होते हैं तो कुछ देर की सनसनी भले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाने में कामयाब रहते होंगे, लेकिन सच यही है कि हम ये भूल जाते हैं कि वो दहशत किसी दिन हमारी खुद की जिंदगी की दहशत भी हो सकती है। यह फिल्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की है, जब हिटलर यहूदियों को चुन चुन कर गैस चैम्बर में डालकर मौत के घाट उतारा करता था। कहानी ब्रूनो नामक 8 साल के एक मासूम बच्चे की है जो अपने यहूदी दोस्त से मिलने के चक्कर में गलती से अपने पिता के रचे उस बाड़े में पहुंच जाता है जिसमें गैस चैम्बर में डालकर मारे जाने के लिए ढेरों कैदी रखे गए हैं। पिता सेना का एक बड़ा अधिकारी होता है और उसे हिटलर की ओर से फरमान मिला है कि जर्मनी में रहने वाले सभी यहूदियों को एक एक कर जला दिया जाए। पिता अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ शहर के किनारे एक बंगले में रहता है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह सभी यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर खाक कर दे। घर में बच्चे की नाक में सुबह शाम आदमी के जलने से उठने वाले धुएं की दुर्गंध आती है तो वह पिता से पूछता है कि उस चिमनी से ऐसी बदबू क्यों आती है। पिता बच्चे के सवाल को टाल जाता है। पिता बहुत ध्यान रखता है कि घर के किसी भी सदस्य को यह पता नहीं चले कि बतौर सेना अधिकारी उसका काम क्या है। वो बच्चों से बहुत कम बात करता है। बच्चों पर इस बात का प्रतिबंध रहता है कि वो अकेले बाहर न खेलें, वो आदमी के जलने की उस प्रक्रिया को ना समझें और ना ही बाप की तरफ से बोए गए दहशत के उस कारोबार से उनका कोई साबका ही पड़े। सेना अधिकारी का वो 8 साल का बेटा किसी तरह एक यहूदी बच्चे के संपर्क में आ जाता है। वो उसका दोस्त बन जाता है। एक दिन उसका दोस्त लापता हो जाता है। वो अपने दोस्त की तलाश में चुपचाप पिता और दूसरे कर्मचारियों की नजर बचाकर घर के पीछे बने बाड़े की ओर जाता है। उसे लगता है कि उसका दोस्त वहां फंस गया है और ऐसे ही एक दिन वो बाड़े के उस पार पहुंच जाता है। बच्चा जब बाड़े के उस ओर पहुंच जाता है तो उसे तमाम लोग मिलते हैं जिन्हें अपने जलाए जाने की बारी का इंतजार है। हिटलर का पूरा तंत्र वहां काम कर रहा होता है और इसी क्रम में क्योंकि उस बच्चे को वहां का कोई अधिकारी पहचानता नहीं, इसलिए उसे भी कैदियों का पायजामा पहनाकर कैद कर लिया जाता है। इधर सैनिक अधिकारी के घर में कोहराम मच जाता है कि उसका बेटा लापता है। पूरे शहर में उसे ढूंढा जाता है। बच्चे का कहीं पता नहीं चलता। उधर घर के पीछे बंद कैदियों को एक एक कर जलाया जा रहा होता है। एक दिन सैनिक अधिकारी को पता चलता है कि उसका बेटा गलती से बाड़े के उस ओर चला गया है जहां ढेरों कैदियों को जलाने के लिए बंद किया गया है। वो अपने सारे आदमी उस बाड़े में दौड़ाता है। अफसोस जिस वक्त उस अधिकारी के आदमी वहां पहुंचते हैं उसका बेटा गैस चैम्बर में डाल दिया गया होता है। कैदियों के लिए बने उस धारीदार पजामे में जब बच्चे को जलाया जा रहा होता है तब उसकी चिमनी से पहली बार उस सैनिक अधिकारी के नाक तक आदमी के जलने की दुर्गंध पहुंचती है, जो उसके ही बनाए तंत्र की अनकही कहानी होती है। मैं फिल्म देख रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने ऐसी तमाम फिल्में देखी हैं जिसमें नकली दवा का कारोबार करने वाले सेठ का बच्चा एक दिन अपने ही पिता की बनाई हुई कंपनी की दवा को खाकर मर जाता है। ये सारी कहानियां जब रची जाती हैं तो इसका मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि ये कहानियां यह संदेश देने की कोशिश भी करती हैं कि हर बुराई एक दिन उसे रचने वाले को अपना शिकार बनाती है। हमारे पास तो रावण और कौरवों की पूरी दास्तां ही मौजूद है कि कैसे रावण अपने ही बनाए संसार में उलझ जाता है और राम के हाथों मारा जाता है। जिसे त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली होने और न मरने का वरदान हासिल होता है, उसका भी मरना बेशक एक कहानी ही हो, लेकिन उसके हाथों रचे उस संसार का सच सामने लाने की वो कहानी है कि हर बुराई का अंत उसके बुरे अंत से जुड़ा होता है। खैर, अभी बात रावण और कौरवों की नहीं, अभी बात है सफेद धारीदार पजामे में अपने दोस्त की तलाश करने वाले उस मासूम की, जिसे उसके पिता के सैनिक ही भूलवश जला देते हैं और आखिर में उस अधिकारी की बुझी हुई आंखें बिना कहे
बहुत कुछ कहती नजर आती हैं। मुझे नहीं लगता कि आज इससे अधिक मुझे कुछ कहने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात इससे अधिक कारगर तरीके से किसी के सामने रख सकता हूं। फिर भी दोबारा यह कहने की कोशिश करता हूं कि खबरों में हमें अपनी संवेदना बनाए रखनी चाहिए। जिंदगी में भी हमें अपनी संवेदना बनाए रखनी चाहिए। चिमनी से उठने वाले धुएं की दुर्गंध चाहे जिसकी हो, है तो आदमी की। आदमी कोई भी हो सकता है, मैं भी, आप भी। इसलिए अपनी संवेदनाओं को जिंदा रहने दीजिए। जब तक संवेदनाएं हैं तभी तक हम आदमी हैं। और अब चलता हूं आपको लेकर संदेशों के संसार में। मुझे आपकी कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है और आपकी कहानियाँ सुनने से बहुत प्रेरणा मिलती है। आप ऐसे कहानियाँ सुनाते रहिए। हाय संजय अंकल, मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद है और मैं आपकी कहानी हर रोज देखती हूँ और देखती रहूंगी। धन्यवाद। मैं आपकी कहानी रोज सुनती हूँ अपने परिवारों के साथ बैठ के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने शानदार संदेश हम तक हर रोज भेजने के लिए। आप भी मोबाइल फोन उठाइए और फटाफट अपने संदेश को रिकॉर्ड करके हम तक भेज दीजिए। संदेश में आपको कुछ करना नहीं है, मोबाइल फोन से शूट करना है और इस नंबर पर भेजना है। नंबर है 8383000269। हिंदी में वो नंबर है 8383000269। आप चाहें तो ईमेल पर भी संदेश को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ssKahani@aajtak.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।